सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, खाली स्क्रीन पे ध्यान दो, सब कुछ लिखा है उसमें, सब तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये जो भी लोग चिंगम खा के बैठे हुए हैं, तो यदि चिंगम खुद खा रहे हो तो हमको भी खिलाओ, और कम से कम 2 खिलाओ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको ये चीज पढ़नी है बेटा कि एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम पैसा कहां से लाओगे। फाइनेंस, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या मतलब है, उसके बाद फाइनेंस को मैनेज कैसे करोगे, मतलब जो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है उसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या होगा। उसके बाद ये जब फंड आ जाएगा, कलेक्ट कर लोगे, फंड क्रिएट कर लोगे, तो इस फंड को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखो तुम लोग ये समझते नहीं हो अभी, ओवर कैपिटलाइजेशन यदि है, ओवर कैपिटलाइजेशन को तुम इस तरीके से समझो कि तुम्हारे को जरूरत है 5 रुपए की और तुम्हारी जेब में 10 रुपए पड़े हैं, तो तुम तुरंत अमेज़न की वेबसाइट खोलोगे और कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दोगे, खुजली ज्यादा होती है। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, ओवर कैपिटलाइज्ड। यानी आपको जरूरत 1000 रुपए की है और आपके जेब में 1000 से ज्यादा पड़े हैं, तो आप अननेसेसरी वो काम कर देते हो जिनको करने की, जिन एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं थी। पर समझना, ये 5 रुपए, 10 रुपए, 1000, 2000 की बात नहीं, ये कंपनी की बात है जहां पर पैसा आपका नहीं लगता। आपने शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ा, वहां पर आपने क्या देखा कि जो फंड क्रिएट होता है वो पब्लिक में शेयर बेच करके पैसा इकट्ठा किया जाता है। जैसे आजकल कितने सारे आईपीओ आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कितनी सारी कंपनी को आ रहे हैं, पेटीएम, गो फैशन, सारांश, ऐसे करके कितनी सारी आ गई है ना। तो ये पैसा पब्लिक का है, पब्लिक के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। आपके अय्यासी के लिए वो पैसा नहीं लिया है आपने, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखती है। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कंट्रोल करके रखता है कि जो फंड आपने क्रिएट किया है शेयर इशू करके, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हो, ये आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो ओवर कैपिटलाइज्ड यदि आप हो जाएंगे, मतलब जितने पैसे की जरूरत नहीं है, यदि उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, तो पहली चीज आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होगी। दूसरी चीज, उस फंड पर आपको, वो एक तरह से लोन है जिस पर आपको इंटरेस्ट चुकाना है। कहां से लाओगे इंटरेस्ट देने के लिए पैसा एक अननेसेसरी अमाउंट पे, और यदि एक्स्ट्रा पैसा होगा तो आप लापरवाही से इस्तेमाल करोगे, नेसेसरी आप इन्फ्लेशन बढ़ाओगे और वो वहां पैसा लगाओगे जहां जरूरत ही नहीं है, सट्टेबाजी करोगे, आप अय्यासी करोगे। तो इन चीजों के लिए पब्लिक का पैसा नहीं होता। पब्लिक का पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया है, तो उसी में यूज करना है। तो अपने को इस चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फंड, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड कहां से आएगा और कहां को जाएगा, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड क्या है, किन सोर्सेस से आप फंड क्रिएट करोगे, और क्या वो एप्लीकेशन है जहां आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक, तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज वेदर बिग और स्मॉल, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे की जरूरत होती है उसके ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए। The importance of finance has increased tremendously these days because of mass production and use of capital intensive techniques. मास प्रोडक्शन, जो पॉपुलेशन साइज है वो हमारा बहुत तेजी से बढ़ा, बराबर। तो ज्यादा यूज, ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई गुड्स की, जब गुड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई तो प्रोडक्शन बढ़ा, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करना है। उसके बाद कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं क्योंकि पैसा कमाना है। उसके बाद जो टेक्निक है हमारी, पहले क्या थी, लेबर इंटेंसिव थी, यानी हम लेबर से काम कराते थे। उसमें क्या होता था, टाइम कंज्यूमिंग होती थी और लेबर के चार्जेस ज्यादा लगते थे। तो हमने मशीनों से काम करना शुरू किया, और जब हम मशीनों से काम करते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हाँ, मशीनें महंगी जरूर होती हैं,
जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ अपन यहाँ रहे हैं, कोई दिख उधर रहा है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये कौन सी टेक्निक हो गई, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक थोड़ी सी महंगी होती है, वहां पर पैसे की जरूरत होती है। इसलिए हर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो करंट टाइम सिनेरियो चल रहा है, उस टाइम टू टाइम जो अपग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, उसको मैच करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। हमारे पास एसेट्स क्रिएट करने के लिए, लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फंड होना चाहिए। डन, ये था फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सर ये फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस यानी पैसा, फंड। ठीक, हाँ, फाइनेंस का ये मतलब होता है कि यदि हम किसी और से पैसा लेते हैं तो वो फाइनेंस कहलाता है। हमारे खुद के जेब से लगा दिया तो रिटेन्ड अर्निंग है, और यदि किसी दूसरे से ले लिया, किन सोर्सेज से लिया, वो हम आगे देखेंगे। डन, आगे बढ़ सकता हूं। तो बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। फाइनेंस का मतलब है मनी रिक्वायर्ड, जो आप एक्टिविटी करोगे उसके लिए जो पैसा चाहिए वो फाइनेंस है। हाँ, बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए जो पैसा चाहिए वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। डन। सिंपल फाइनेंस मतलब आपका जो भी एक्सपेंस है, जो भी पैसा चाहिए आपको किसी भी काम को पूरा करने के लिए, वो फाइनेंस है। हाँ, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो पैसा चाहिए वो क्या कहलाता है, बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि वो स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि हाँ दादा, बिजनेस फाइनेंस मतलब ये पैसा कहाँ लगेगा, बिजनेस में लगेगा। तो करीना जी, मजा आ रहा है आज टिक के बैठने में। नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस, है ना, नीड फॉर बिजनेस फाइनेंस। क्यों पैसे की जरूरत होती है, टू स्टार्ट एंड एस्टेब्लिश अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमको पैसे की जरूरत होती है। नहीं होती क्या वर्मा जी, होती क्या पैसे की जरूरत? देख लो आपके हिसाब से। देखो, बीच बीच में बच्चों के नाम लेते रहना चाहिए, इससे अटेंशन भी बना रहता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है, अरे सर ने हमारा नाम लिया। ठीक है, कचौरी। टू रन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस लाइक पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सैलरीज। बिजनेस का जो डेली एक्टिविटी होता है, रूटीन वर्क होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए, वो रेगुलर पेमेंट करने के लिए, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे वेजेस हो, चाहे एम्प्लॉय के वेलफेयर एक्सपेंसेस हो, उसके लिए भी अपने को फंड चाहिए। तो याद रखना, फंड क्यों चाहिए, पहला इस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ के लिए चाहिए, स्टार्ट और इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए, दूसरा डेली ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, तीसरा मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, एक्सपांशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन यानी आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, मतलब बढ़ाने का मतलब है कि जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ाना है। पहले आप 1000 ये बॉटल 1000, ये बॉटल का सेल देख के मजा आ गया नगर साहब, क्या बॉटल है सर, मजा आ गया, मतलब याद आ गई, याद ही जाना चकने के लिए। क्या है ये बॉटल, पहले आप 1000 यूनिट बनाते थे, अब ये चाहते हो कि नहीं यार बहुत डिमांड आ रही है यार, अपन इसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, 2000 यूनिट बनाओ। तो उसके लिए क्या, नई मशीन चाहिए, नए लेबर चाहिए, एरिया भी चाहिए, जगह भी चाहिए जहां बनाओगे। तो ये है एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडवांस कर दिया आपने। डाइवर्सिफिकेशन, आप बॉटल का बिजनेस करते करते कुछ और भी बिजनेस करना शुरू करना चाहते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे नशेड़ी मस, देखो डाइवर्सिफिकेशन का समझो कि जैसे पहले एक दूध डेयरी खुली, है ना, दूध डेयरी खुली, अब दूध के प्रोडक्ट वो जब तक बनाता रहा, मिठाई, चक्का, पनीर, छाछ, घी, तब तक तो सही था, एक्सपांशन था। जैसे ही वो पोहे, जलेबी, कचौरी पे उतारू आ गया, डाइवर्सन। मतलब जो आप बिजनेस कर रहे थे उस बिजनेस से हटके आपने कोई काम और शुरू कर दिया, तो डाइवर्सिफिकेशन, मुड़ गया, है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, जैसे अपनी क्लास का गाना था, मुड़ मुड़ के ना देख। तो यदि वो डाइवर्ट हो गया, कोई दूसरे लाइन ऑफ प्रोडक्ट में चले गया, तो डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है ना। पहले सिर्फ दूध डेयरी खुलती है, दूध, दही, चक्का, पनीर बिकता है, और धीरे धीरे मिठाई, लड्डू, पेड़े, बर्फी, सब कुछ, है ना। अगर सर वैसा ही होता है, चलो आगे बढ़े।
एसेट्स खरीदने के लिए, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, ये सब खरीदने के लिए भी अपने को पैसा चाहिए। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है कि उस बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए फंड अवेलेबल होना चाहिए, तो बिजनेस चलेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। बराबर है क्या? क्या ये समझ गए क्यों पैसा चाहिए? ये समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं। वर्मा जी क्लियर है? बगल में अपना भी क्लियर है? बहुत बढ़िया, अपना तो क्लियर ही। आज ही तो सर मजा आया बैठने में। थोड़ा सा 5 मिनट पहले आना पड़ेगा, जगह में कब्जा किया जा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिंस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, ये टैग लाइन जो है ना, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आती है। फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ट्रू फॉल्स में कई बार ये लाइन आती है कि व्हाट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। वन वर्ड आंसर फाइनेंस, ठीक है, डैश कर देते हैं, डैश इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ऐसा करके कई बार ही आता, तो याद रखना। इट्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन। मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, बस। सोर्सेस ऑफ फंड मतलब पैसा कहां से लाएंगे, क्या वो तरीके हैं जहां से फंड रेस करोगे, क्रिएट करोगे, और एप्लीकेशन का मतलब तो तुमने अभी पढ़ ही लिया, क्या? स्टार्टअप एंड एक्सपांशन, नहीं एस्टेब्लिशमेंट, फिर क्या पढ़ा? डे टू डे ऑपरेशन, फिर क्या पढ़ा? एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ। वेलकम, स्वागत है, तालियां मत बजाना, ताली कौन बजाता है? उसके बाद एसेट्स परचेस करने के लिए, एसेट्स परचेस करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? ये है आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर। क्या मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? कि मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट, यानी पैसा कहां से आएगा, सोर्सेस क्या होंगे, उसको आप प्रोक्योर कैसे करोगे, संभालोगे कैसे, संभालोगे कैसे। उसके बाद एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे होगा इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, लंबे टाइम के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करोगे और थोड़े टाइम के लिए क्या इन्वेस्टमेंट, डन। और जो आप कमाओगे उसका आप ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, यानी लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे, शेयर डिवेंचर जो किए हैं तो उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, ठीक। आगे फिर से ये सारी चीजें आएंगी, आगे बढ़ूं क्या? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूसेज ऑफ फाइनेंस। ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम, कहीं पर भी ऑप्टिमल देखो तो समझ जाना ये गन्ने की जूस की मशीन लगी हुई है। गन्ने को कैसे कितनी बार निचोड़ते हैं, जूस निकालते हैं, एक बूंद नहीं बचाते उसको। बड़े बेरहम दिल के लोग होते हैं गन्ने वाले, है ना, एक एक बूंद निचोड़ लेते ना, 5-6 बार फंसा देते हैं मशीन में, मतलब वो छिलके खुद बोलते होंगे दादा, है ना। वो एक नाना पाटेकर पे एक जोक बनाया था किसी ने, कि बोले नाना पाटेकर ने एक बार पोल्ट्री फार्म शुरू किया, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन का काम शुरू किया। तो उसमें मुर्गे 2 ही थे, तो बोले कल से तुमको ये एक अंडे देते हो, ये नहीं चलेगा, 2-2 अंडे देने पड़ेंगे। तो पाटेकर साहब जाके देखते अगले दिन सुबह, तो सबके यहाँ 2-2 अंडे रहते, बस एक के पास एक ही अंडा रहता था। बोले क्यों, ऐसा क्यों? बोले यार मालिक ने तो मुर्गा में यार हो, तो आपके प्रेशर में एक दे दिया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेस है वो जरा भी वेस्ट नहीं होगा, वो जरा भी वेस्ट नहीं होगा, गन्ने की तरह उसको निचोड़ लिया जाएगा, डन।
Procurement of fund for optimal procurement, different available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and associated risk. बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट ऑफ फंड और एसोसिएटेड रिस्क। अभी आगे समझाऊंगा, यहां समझा दूंगा फिर वहां फिर से समझाऊंगा तो मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड का थोड़ा सा एग्जांपल ये दे देता हूं कि आपने लोन लिया और उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, जो उसकी प्रोसेसिंग फीस दे रहे हो, वो होता है कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है, यूसेज ऑफ फाइनेंस मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करोगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। रिटर्न मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो, वापस नहीं, प्रॉफिट ज्यादा हो, है ना। रिटर्न का मतलब पूरे की पूरे फाइनेंस की दुनिया में रिटर्न से मतलब होता है प्रॉफिट से। ठीक है, अच्छा, जहां प्रॉफिट है तो लॉस ऑब्लिक में लगा रहता है ना। While dealing with these two aspect, financial management aims, ये जो दो एस्पेक्ट है, प्रोक्योरमेंट मतलब एप्लीकेशन और सोर्सेस, इनको साथ डील करते हुए क्या मेन चीज याद रखनी है? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड। अरे बहुत महंगा लोन ले लिया, फिर ब्याज ही भरते रह जाओगे, ब्याज ही चुकाते, इंटरेस्ट ही पेमेंट करते रह जाओगे ना। अच्छा, इंटरेस्ट जिस दिन लोन लिया उसके 30वें दिन से पेमेंट शुरू हो जाता है इंटरेस्ट। टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल, आपके बिजनेस जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, आपको ये भी चेक करना है कि ये बिजनेस कितना रिस्की है, मतलब इन फ्यूचर ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस डिपेंड करता है सोसाइटी वेलफेयर पे, सोसाइटी के सेटिस्फेक्शन पे, सोसाइटी को जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, उसके प्राइस पे, उसके स्टैंडर्ड पे, कि वो चलेगा कि चलेगा। बराबर। टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड, और ये जो फंड आप इन्वेस्ट करोगे, इस फंड से आपको क्या करना है? गन्ने का जूस निकालना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। आपको कुछ इस रिजर्व भी रखना है पैसा। क्यों? जब जरूरत हो तो उस टाइम पर आपके पास फंड अवेलेबल हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और टू अवॉइड आइडल फाइनेंस, ये इडली नहीं है, IDLE है ना, दिस इज नॉट इडली, दिस इज आइडल। आइडल का मतलब होता है वेस्ट, फोकट, फुर्सत में फंड नहीं पड़ा होना चाहिए। पैसा है तो उसको कहीं लगा दो जहां से आपको कुछ रिटर्न आए। रिटर्न आए मतलब कुछ प्रॉफिट हो, बराबर है। आइडल फाइनेंस मतलब वो पैसा पड़ा हुआ है जो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, किसी काम में नहीं आ रहा है। घर में तुमने गुल्लक बनाया और गुल्लक में 2000 रुपए डाल फंसा के रख दिए, आजीवन 2000 ही रहेंगे, पर अपने को पैसे को बढ़ाना है? क्यों? क्योंकि उस पर हमें ब्याज चुकाना है। लोन लिया है ना, अपने दूसरे से पैसा लिया है ना, डन। क्या आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है? किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? सारे टॉपिक्स दिए होंगे और है ना, यहाँ बढ़िया से सुन लो, घर में जाकर के रीड कर लेना, समझ में नहीं आए तो वीडियो खोल के फिर से देख लेना, बात खत्म हो गई, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। देखो, कई बार हम कुछ डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन या डाइवर्सिफिकेशन इसलिए नहीं कर पाते, ग्रोथ हमारी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं होता। सही है ना। देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट ए फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। जब बैलेंस शीट आप देखते हो और स्टेटमेंट ऑफ P&L देखते हो तो वहां से ये मालूम पड़ता है कि किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और बैलेंस शीट देखते हो तो औकात मालूम पड़ती है, यानी कितनी इसके पास एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। डन। क्या
Almost all items in the financial statement are affected directly or indirectly through some financial management decision. कोई सभी आइटम जो रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ P&L में, वो 100% चाहे डायरेक्ट वे में हो चाहे इनडायरेक्ट वे में हो, पैसा तो लगता ही लगता है, कहीं ना कहीं से मनी उसमें इन्वॉल्व होगी ही होगी. तो सम प्रोमिनेंट एग्जांपल्स ऑफ द एस्पेक्ट बीइंग अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ ऐसी चीजें जो फाइनेंस इफेक्ट करता है वो इलस्ट्रेटेड है, यानी नीचे दिए हुए हैं. साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. यदि आपके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है तो आप अच्छी अच्छी मशीनें खरीदोगे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होगा. भाई हर प्रोडक्ट महंगा नहीं बिकता, जिसकी क्वालिटी होती है वही महंगा बिकता है, बराबर है ना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. For example, capital budgeting decision to invest 100 crore in fixed capital would raise the size of fixed capital block by this amount. यदि 100 करोड़ की आप एसेट खरीद लोगे तो वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए. पर देखो ये बॉटल का शेप साइज देखो कितना बढ़िया है, मजबूत भी है, पर वो जो बिस्लेरी की बॉटल आती है वो उसका कैसा रहेगा, मतलब ऐसा दबा दो तो देखो ये बराबर दब नहीं रहा है ना, मेरे हाथ से बराबर नहीं दब रहा है, तो तोड़ना की बात अलग है, वो इंटेंशन होता है ना. पर वो वाली होती तो अभी ऐसा करता तो दोनों की क्वालिटी में फर्क है, तो इसका प्राइस भी ज्यादा होगा, इसकी मशीन भी दूसरी होगी, और वो बिस्लेरी की बॉटल की अलग होगा, उसका क्वालिटी अलग है ना. ये वाली मशीन बनाना है, पैसा ज्यादा होगा तो तुम ज्यादा अच्छी मशीन ले पाओगे, बराबर है. क्वांटम ऑफ करंट एसेट, आपके पास करंट एसेट की क्या क्वांटिटी है. क्वांटम ऑफ करंट एसेट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन. देखो यदि आप इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड करके रखोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपका पैसा फंसा रहेगा ना, उतने टाइम तक स्टक हो जाएगा उसमें पैसा, उससे आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे. रॉ मटेरियल की क्या रेवड़ी बांटोगे क्या. अच्छा एक चीज और है, आपको ये भी ध्यान रखना है, रोज तो नया फैशन आता है जमाने में, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डेली बदलते हैं ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डेली बदलते हैं. कुछ याद आया क्या. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डेली बदलते हैं, रोज अपने को कुछ नया चाहिए जीवन में, किक तभी मिलती है, नहीं तो मिलती ही नहीं है. तो ये किक के चक्कर में बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको उतना ही इन्वेंट्री में पैसा लगाना चाहिए, या उतनी ही लेबर रखनी चाहिए, या फिर कोई भी करंट एसेट वाली जो चीजें वो इतनी ही रखना चाहिए कि जिसमें ज्यादा अमाउंट स्टक ना हो, यानी फंसा ना रहे. अदर एक्टिविटी के लिए भी फंड अवेलेबल होना चाहिए. क्लियर है. देखो कोई हर आदमी बिजनेस करना चाहता है जीवन में, और ये 2 चैप्टर ऐसे हैं ना जो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तुम्हारे भले पढ़ाई में काम ना आए पर तुम्हारे जीवन में डिसीजन मेकिंग लेते टाइम बहुत ज्यादा काम आएंगे. इसको दिल लगा के पढ़ना किताब से. ये जो आपस में धीरे से बात होती है ना बेटा, ये शक जाहिर करती है. डिसीजंस अबाउट क्रेडिट पॉलिसी एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. देखो फाइनेंस आपने बनाया, परचेस किया रॉ मटेरियल, उसको पेमेंट कितने दिन में देना है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपको पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है. यदि जल्दी जल्दी पेमेंट देना है तो जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, देर से देना है, क्रेडिट पीरियड आपको ज्यादा मिलता है. मतलब आज आपने ये चूहा बनाना है, आपको ये रॉ मटेरियल इसका खरीदा आपने, इसका पेमेंट आपको 25 दिन बाद देना है, तो बीच के जो 25 दिन है उसके उस जो भी पैसा है आपका कहीं और यूज कर सकते हो उस 25 दिन. इसको तो पेमेंट 25 दिन के बाद देना है ना, बराबर है क्या. अच्छा ऐसे ही जब ये बन गया तो आप सेल करोगे तो वसूली कितने दिन में करते हो. मान लो आप 50 दिन का क्रेडिट देते हो, यानी 50 दिन की उधारी में बेचते हो, इसका आज बेचोगे तो 50 दिन के बाद पैसा आएगा. तो ये बताओ नया प्रोडक्शन कैसे करोगे, नया रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे, धर्मशाला खोल के बैठे हो क्या, बराबर.
दिमाग में समझ में आ रहा है? यानी यदि आपका क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलाउ करोगे, उधारी ज्यादा दिन के लिए दोगे, तो क्या होगा? आपका कहीं ना कहीं बिजनेस इफेक्ट होगा। हाँ, यानी कि जब आप सेल करोगे तो उस टाइम पे आपको क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलाउ नहीं करना है, लेकिन जब आप परचेस करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को क्रेडिट पीरियड ज्यादा मिले, ठीक है? नहीं तो जल्दी जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा। कलेक्शन जल्दी हो ये अच्छी बात है, पेमेंट देर से देना पड़े ये अच्छी बात है। दोनों सिचुएशन क्लियर है क्या? कोई कंफ्यूजन? यानी जब ला पढ़ रहे हो तो वो जल्दी जल्दी होना चाहिए, और जब दा पढ़ने गए तो थोड़ा देर से होना चाहिए। दा का मतलब देना, और देना थोड़ा देर से होए तो अच्छा होता है, वहां पर फंड की रिक्वायरमेंट फिर ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देखो, करंट एसेट पे काम करोगे यानी रॉ मटेरियल, लेबर, इन पर डे टू डे ऑपरेशन, ये शॉर्ट टर्म फंड है, ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो वो क्या है? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। डन। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी, यानी जो आपको कैपिटल फिक्स्ड एसेट पे पैसा लगाना है उसका ब्रेकअप करो। ब्रेकअप मतलब, हाँ, तो क्या तोड़ोगे? फंड की रिक्वायरमेंट है ना। तो आप ब्रेकअप कर दो कि आपको मान लो 100 करोड़ रुपए की एसेट खरीदनी है, तो उस 100 करोड़ रुपीस में से कितना आप शेयर्स से लोगे और कितना डिवेंचर से लोगे, यानी कितना आपका डेट होगा और कितना शेयर होगा। बराबर? शेयर मतलब शेयर्स, ये जो हाउ फीलिंग राइट नाउ, नींद आ रही है? ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। Thus it can be stated that the financial statement of a business are largely determined by financial management decisions taken earlier. Similarly, future financial statements would depend upon past as well as current financial decisions. जितना भी फाइनेंस है उसमें आपके पास्ट के डिसीजन और करंट टाइम के डिसीजन दोनों क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।